next topic from the obstetrics is from the chapter number 13, operative delivery, is operative vaginal delivery. ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी मींस कि अब नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नहीं होने वाली। नॉर्मल डिलीवरी जो नॉर्मल लेबर का हमने सारा देखा था, सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो नॉर्मल लेबर था, स्पॉन्टेनियस हो रही थी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल लेबर में मसला आ जाता है सो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, वेदर वी कैन डू द सी सेक्शन और वेदर वी कैन डू द ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी, जिसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि बेबी जो है उसको बाहर निकाला जा सके। तो इस वजह से इसके दूसरे नाम भी होते हैं, लाइक आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसको हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी कहते हैं, ओवीडी मतलब ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं, असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेजाइनल बर्थ विद द यूज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ फॉर्सेप्स और वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, जिसका दूसरा नाम होता है वेंटोज़। सो इसमें दो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर द ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी। दीज आर द फॉर्सेप्स, या फिर हम कर सकते हैं वैक्यूम डिलीवरी। वी हैव ऑप्शंस। अब हमें देखना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कब हमने फॉर्सेप्स डिलीवरी करनी है, कब हमने वैक्यूम एक्सट्रैक्टर से बेबी को बाहर निकालना है। लो रेट ऑफ ओवीडी हाउ, हम कैसे जो है इसकी रेट को कम कर सकते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी जो है वो करवा सकें और हम प्रिवेंट कर सकें किसको, ओवीडी को। तो उसमें ये होता है कि आप अच्छी से केयर जो है वो प्रोवाइड करो। प्रेजेंस ऑफ बर्थ पार्टनर, मतलब मदर को जो है वो एक सपोर्ट मिल जाती है। डिलेड पुशिंग इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, स्पेशली विद द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एंड ऑक्सीटोसिन। सो इससे क्या होता है कि हम जो है रिस्क कम कर सकते हैं ऑपरेटिव डिलीवरी का, बिकॉज ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी जो है उससे अगर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस होनी थी, लाइक अगर कोई मसले शसले होने थे तो वो कम होंगे। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो हम देखेंगे कि इसकी क्यों कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो वो रिस्क हमारे माइंड में होना चाहिए कि इट इज़ अ रिस्क, कि हमने उसको अवॉइड करना है। हमने जो है वो इतनी अच्छी मदर को केयर देनी है कि मदर को इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं करवानी पड़े, उसको नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी पड़े। सो दिस इज़ अ केस। उसके बाद देखिए इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो मैंने निकाल के आपको सामने रख दी हैं कि ये लाइंस हैं, इसको आपने फोकस करना है, बाकी आप जस्ट रीड कर लें। दैन आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है इंडिकेशंस की, तो इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं कि हम जो है वो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कब करेंगे। आपके माइंड में होना चाहिए कि अब ज़रूरत है कि हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करें। सो फीटल इंडिकेशंस होती हैं, मैटरनल इंडिकेशंस होती हैं। फीटल इंडिकेशंस आप बहुत सी पढ़ चुके हैं कि कब हम शिफ्ट होते हैं दूसरी डिलीवरीज़ की तरफ। लाइक फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बेबी जो है वो इतनी देर से, मदर जो है प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, बेबी बाहर ही नहीं आ रहा और जो है मदर भी एग्जॉस्ट हो रही है, तो बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है। हमने किसी ना किसी तरह उसको जल्दी से बाहर निकालना है, क्योंकि अब अगर यूट्राइन कंट्रैक्शंस पीछे से आती जाएंगी, मदर एग्जॉस्ट हो जाएगी, बेबी बाहर नहीं आ पाएगा, तो फीटल डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। फीटल डिस्ट्रेस का कैसे पता चलता है? सीटीजी एब्डोमिनलिटीज आना शुरू हो जाती हैं, बेबी मेकोनियम पास करना शुरू कर देता है, कैपेट फॉर्मेशन हो जाती है या इस तरह से कुछ। तो हमें जो है वो पता चल जाता है कि अब फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, बेबी मरने वाला है, अब उसको जल्दी से किसी तरह बाहर निकालो, ईदर थ्रू द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी और थ्रू द सी सेक्शन, क्योंकि अब नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं रही। तो फीटल डिस्ट्रेस इन द इंडिकेशन फॉर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, जल्दी से करो, बाहर निकालो बेबी को इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके। दैन द मदर इंडिकेशंस कि मदर एग्जॉस्ट हो गई है, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, वही चीज़ें आ रही हैं बार बार। पॉवर्स का मसला है, पैसेंजर का मसला है, पैसेजेस का मसला है, फिर हमने करनी है ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी। सो पॉवर्स कैसे हो सकती हैं कि मदर की जो है वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस नहीं आ रही, मदर जो है वो पुश नहीं कर रही, और वो जो पुशिंग से, मदर की एफर्ट से भी बेबी बाहर नहीं आ रहा, यूट्राइन कंट्रैक्शन से भी बेबी बाहर नहीं आ रहा। सो उसमें हम करेंगे। देन पैसेजेस में मसला है, लाइक मदर का शॉर्ट स्ट्रेचर है अगेन, और मदर जो है वो शॉर्ट स्ट्रेचर है, उसका पेल्विस एडिक्वेट नहीं है, उसका गायनोकॉर्ड पेल्विस नहीं है, और टाइट पेरिनियम है।
पैसेंजर में मसला है, बेबी जो है उसकी पोजीशन जो है वो ख़राब है, या बेबी की प्रेजेंटेशन ख़राब है। मेल पोजीशन क्या, ऑक्सीपिटो इंटीरियर नॉर्मल था, और यहाँ तो बेबी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में है, या बेबी ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स में है। राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है। मेल पोजीशन है, मेल प्रेजेंटेशन है। फिर हमने करना है ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी। फिर आपकी बुक का जो है ये आ जाता है इंडिकेशंस ऑफ ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी, जो कि एक टेबल बना हुआ है, आप वहाँ से कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। सो इसको देख लेते हैं। देखिए फीटल इंडिकेशंस लिखी हुई हैं अगेन। सस्पेक्ट कब हम करेंगे ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी, जब बेबी जो है फीटल कॉम्प्रोमाइज़ में जा रहा है, सीटीजी पैथोलॉजिकल है, एबनॉर्मल पीएच है, या लैक्टेट जो है वो हमने फीटल ब्लड सैम्पलिंग की और हमें पता चला कि बेबी के पीएच एबनॉर्मल है, बेबी एसिडोसिस में जा रहा है, बेबी की ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है, हाइपोक्सिया में जा रहा है बेबी, या मेकोनियम पास हो रहा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि फ़ीटल डिस्ट्रेस में है। सो फिर हम करेंगे। देन मैटरनल इंडिकेशंस अभी हमने बात की कि फॉर एग्ज़ाम्पल नली पेरिस वुमेन, नली पेरिस में क्या होगा, लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से जो है वो लगी हुई है, और जो है ना बेबी बाहर नहीं आ रहा विद रीजनल एनेस्थीसिया अगर हमने दिया हुआ है तो 3 घंटे, और अगर रीजनल एनेस्थीसिया के बगैर है तो 2 घंटे। ये उन्होंने बता दिया कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो गई है। हम कहते हैं कि आपको पता है अगर एनाल्जेसिया दें तो उससे 1 घंटा बढ़ जाता है, अगर एनाल्जेसिया के बगैर है तो 2 घंटे, अगर एनाल्जेसिया के साथ है तो 3 घंटे। लगातार मदर जो है वो लगी हुई है, बेबी बाहर नहीं आ रहा। सो प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर especially in the nulliparous women is indication for instrumental delivery or C-section. Then is a multiparous woman. Multiparous woman का क्या है कि लैक ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस फॉर 2 आवर्स। मल्टीपैरस का ना 1 घंटा कम हो जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया के साथ वो जो वहाँ पे था 3 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे हो जाएगा, और वहाँ पे जो रीजनल एनेस्थीसिया का था के बगैर था 2 घंटे का, वो यहाँ पे 1 घंटा हो जाएगा। तो मल्टीपैरा का 1 घंटा हम कम कर लेते होते हैं। तो मल्टीपैरा में भी यही होगा कि प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है। देन मैटरनल एग्जॉस्ट हो गई है, मदर जो है वो खुद डिस्ट्रेस में थक गई है वो प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर से। देन मेडिकल इंडिकेशंस हो सकती हैं कि हम नहीं चाहते कि मदर जो है वो प्रोलॉन्ग स्टेज में जाए, उसकी सेकेंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो। लाइक मदर को हार्ट डिजीज़ है, मदर हाइपरटेंसिव है, मदर को सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ है, मदर जो है उसको कोई भी माइस्थेनिया ग्रेविस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। माइस्थेनिया ग्रेविस में वैसे ही उसकी जो मसल्स ऐसा दूसरा नहीं काम कर रहे होंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो मदर को कैसे कर हम कहेंगे तुम पुश करो, नहीं, मदर एग्जॉस्ट हो जाएगी। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम असिस्ट करेंगे वेजाइनल डिलीवरी को। सो दीज आर द इंडिकेशंस, ये आपको आनी चाहिए। देन कंबाइंड क्या है कि मदर और फीटल दोनों की इंडिकेशंस है फॉर असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी, और थ्री फोल्ड टू जो है इंटरवीन मे बी लोअर वेयर सेवरल फैक्टर्स कोएग्जिस्ट, तो बढ़ जाती हैं। सो अगर आपसे कोई पूछता है इंडिकेशंस ऑफ ओवीडी तो आप बता सकते हैं कि व्हाट आर द फीटल इंडिकेशंस, मैटरनल इंडिकेशंस एंड कंबाइंड इंडिकेशंस फॉर ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी। सो ये हो जाता है। देन हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन जो है ये हम बाद में बात करेंगे जब हम फॉरसेप्स डिलीवरी को डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं इसकी जो है ये वाला टेबल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि अब हमने ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी करनी है तो हमने जो है कब करनी है, उसका सेफ्टी क्राइटेरिया क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिए हमने की फुल एब्डोमिनल और विजाइनल एग्जामिनेशन। ये तो नहीं है कि मदर को हमने देखे बगैर एग्जामिन किए बगैर ही हमने जो है ना उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स की वो करनी शुरू कर देनी है सारी। हमने उसकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है, विजाइनल एग्जामिनेशन करनी है। जल्दी से देखना है, हेड को देखना है। हेड जो है वो एब्डोमेन के अंदर नहीं होना चाहिए, मीन्स हेड को इंगेज होना चाहिए। इंगेजमेंट का मैंने आपको बताया था 2 तरीके होते हैं पता करने के। एक तो आप स्टेशन चेक करते हैं, अगर फिंगर्स एक्सर्ट करते हैं विजाइना के थ्रू,
और देखते हैं बेबी स्किल स्पाइन के लेवल पे आया है कि नहीं, उसका स्टेशन जो है वो स्किल स्पाइन से स्पाइन पे होना चाहिए बेबी का हेड, या उसे नीचे होना चाहिए। स्टेशन की बात हम कर चुके हैं। और दूसरा एब्डोमेन एग्जामिनेशन से पता चलता है, अगर हमारी जो है 2/5 पैल्पेबल है, मतलब कि एब्डोमेन के अंदर सिर्फ हमने फिंगर से हमने पैल्पेट किया हेड को एब्डोमेन के ऊपर रख के, और हमें पता चला कि सिर्फ 2/5 जो है वो हमारी फिंगर्स ऊपर हैं, और तीन जो है वो मतलब 2/5 फिंगर्स पे हेड पैल्पेट हो रहा है, 3 जो है वो नीचे हैं फिंगर्स, मतलब बेबी का हेड इंगेज हो गया। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लेबर के अंदर कि हाउ वी चेक कि बेबी का हेड इंगेज हुआ है कि नहीं। तो वो यही बता रहे हैं कि बेबी का हेड इंगेज होना चाहिए, फिर ही हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। बेबी का हेड ऊपर गया हुआ है तो हम कैसे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर घुसा के उसको निकालेंगे, नहीं, सोचने वाली बात है। तो हेड इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/5 पैल्पेबल पर एब्डोमेन होना चाहिए, या फिर 0/5 पैल्पेबल होना चाहिए। बेबी का हेड नीचे होना चाहिए ताकि हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। सर्विक्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा क्वेश्चन है, ऑस्पी क्वेश्चन है, वहाँ पे ऑब्जर्व स्टेशन पे आपके पास फॉर्सेप्स पड़े होते हैं और वो आपसे पूछते हैं आप कब इस्तेमाल करेंगे फॉर्सेप। सो उसकी इंडिकेशंस, मतलब उसको आप कब इस्तेमाल करेंगे, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो आपने बताना है। हेड इंगेज होना चाहिए, सर्विक्स डायलेट होनी चाहिए, सर्विक्स डायलेट नहीं होगी तो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे। मेम्ब्रेन्स रप्चर होनी चाहिए, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं है इसका मतलब लेबर स्टार्ट ही नहीं हुई हो, आप ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं यूज़ करना। मेम्ब्रेन्स को रप्चर होना चाहिए। देन स्टेशन जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि स्किल स्पाइन के लेवल पे होना चाहिए या उससे नीचे होना चाहिए, 0 +1 +2 +3 इस तरह से आप बताएंगे। देन हम बताएंगे कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द हेड जो है वो कहाँ पर है, ताकि हम इंस्ट्रूमेंट जब इस्तेमाल करें हमें पता हो कि हेड कहाँ है। हेड की पोजीशन का ही नहीं पता होगा तो हम इंस्ट्रूमेंट को क्या अंदर डालेंगे, हेड की पोजीशन का पता होना चाहिए। देन माउल्डिंग और कैपेट होनी चाहिए। अगर बेबी को कैपेट फॉर्मेशन हो गई है, उसकी हेड की माउल्डिंग इतनी सवियर हो गई है, क्या आप उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के उसके सर का बेड़ा गर्क करेंगे, नहीं। कैपेट और माउल्डिंग हुई है तो नहीं करनी, सोचने वाली बातें हैं। सो कैपेट एंड माउल्डिंग इज़ नो मोर देन मॉडरेट, सो मॉडरेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन पेल्विस इज़ एडिक्वेट पेल्विस होना चाहिए। देखिए पीछे हमने इंडिकेशंस में बात की कि पेल्विक्स जो है उसकी डिस्प्रपोर्शन है, लेकिन वो ये मसला होता है कि अगर वो इंगेजमेंट तो हो गई है इसका मतलब वो पेल्विस एडिक्वेट है। अब वो लास्ट वाला जो हिस्सा है अगर वहाँ पे आपका मसला आ रहा है ना, तो फिर तो आप ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी नहीं निकाल पाएंगे। सो पेल्विस शुड बी एडिक्वेट इनफ कि आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर सकें और बेबी बाहर आ सके। देन प्रिपरेशन ऑफ मदर, उसमें यही होता है कि हम प्रेफरेबली यही करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करने की बजाय, ज़्यादातर हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे यही होता है कि अगर सर्वाइको पेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो तो हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी प्रेफर नहीं करते, हम सी सेक्शन को प्रेफर करते हैं। देन आता है प्रिपरेशन ऑफ मदर को हमने प्रिपेयर करना है, मदर को हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी है, उसका इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना है, उसका ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है। मदर को जो है वो फुल कोऑपरेशन, मतलब हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। देन उसको एनेस्थीसिया देंगे अप्रोप्रिएट, और उसमें हम देखेंगे कि हम जो है एनेस्थीसिया मोस्टली फॉर्सेप्स डिलीवरी जब हम कर रहे होते हैं तो तब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो अगर हमने करनी है ये हम पढ़ेंगे कि एक हमारी जो है वो मिड पेल्विस में अगर है रोटेशनल डिलीवरी, मतलब हमने बेबी का जो है वो रोटेशन नहीं हुई हुई जो नेचुरल होनी चाहिए, फिर हम रोटेशन खुद करते हैं, तो वो जो रोटेशनल डिलीवरी हम खुद असिस्ट करके बेबी की रोटेशन करवाते हैं उसमें फिर हमें रीजनल ब्लॉक देना पड़ सकता है, और अर्जेंसी में हमें प्यूडेंडल ब्लॉक देना पड़ सकता है। और लो पेल्विक या आउटलेट डिलीवरी, मतलब कि बेबी जो है वो लो पेल्विस में है या बिल्कुल पेल्विक आउटलेट में आया हुआ है, तो वहाँ पे हम पेरिनियल ब्लॉक करेंगे। मतलब वो बताने की कोशिश करें कि अगर बेबी मिड पेल्विस में है तो आप रीजनल ब्लॉक दोगे, अगर अर्जेंसी की ज़रूरत है तो प्यूडेंडल ब्लॉक दोगे, अगर आउटलेट पे बेबी आ चुका है लोअर पेल्विस में तो फिर आप कौन सा ब्लॉक दोगे, पेरिनियल ब्लॉक दोगे। मतलब वो बताने की कोशिश करें कि आपने एनेस्थीसिया कौन सा चूज़ करना है, कहाँ पे, कौन सी लोकेशन में। देन दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मदर का ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। मदर को समझा के भेजना है कि समझा के क्या भेजना है, मतलब हमने उसकी कैथेटराइजेशन करनी है, उसके ब्लैडर को एम्प्टी करना है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन ब्लैडर अगर फुल होगा ऑब्वियसली आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करेंगे, ब्लैडर को इंजरी होने का खतरा है, तो ब्लैडर को
मतलब हाली करेंगे। देन क्या है, इनडवेलिंग कैथेटर, वही मैंने आपको बताया, हैज़ बीन रिमूव्ड, बैलून डिफ्लेटेड, उसको बाहर निकालेंगे कैथेटर को यूज़ करके। देन एसेप्टिक टेक्निक, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं अगर वो सेप्सिस में होंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अगर गंदे हैं तो उनको हम अंदर डालेंगे, ऑब्वियसली मदर जो है उसको इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो एसेप्टिक टेक्निक्स हैं। देन आ जाता है हम अपने प्रिपरेशन करेंगे स्टाफ को, तो हमारा जो है स्टाफ वो स्किल्ड होना चाहिए, फजूल किस्म का स्टाफ नहीं होना चाहिए कि जिसको यूज़ ही नहीं करने आते फॉरसेप्स या क्या। तो उसके बाद एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट होना चाहिए, बेड होना चाहिए, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर के ये एक्सेस होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फेलियर हो जाता है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तो हम पेशेंट का सी सेक्शन कर सकें। देन बैकअप प्लान होना चाहिए। मिड पेल्विक सर्जरीज डिलीवरीज़ के लिए जो थिएटर स्टाफ है उसको इमीडिएटली जो है वो अवेलेबल होना चाहिए कि वो सी सेक्शन कर सके विदाउट डिले विदिन 30 मिनट्स। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सोचने वाली बात है कि अगर हमारी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से भी बेबी बाहर नहीं आ रहा और फीटल डिस्ट्रेस में है तो आपके पास जो है वो एक पूरी वो होनी चाहिए, स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, ताकि हम बेबी को 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर करवाएं, वो फीटल डिस्ट्रेस होकर मर ना जाए कहीं। और सीनियर जो है ऑब्स्टेट्रिशियन होना चाहिए। देन एंटिसिपेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट मे अराइज। फॉर एग्जांपल आपको पता है हमने शोल्डर डिस्टोशिया का टॉपिक अभी रिसेंटली डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि शोल्डर डिस्टोशिया की एक कॉज थी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। बेबी का कंधा फंस जाता है अंदर, फिर हम उसको उसके लिए मैनूवर्स करते हैं और वो सब कुछ मसले की बात है। तो हमें जो है कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए। पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है, पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकता है। देन पर्सनल प्रेजेंट दैट आर ट्रेंड इन न्यूनेटल रिससिटेशन। फॉर एग्जांपल बेबी बाहर आ गया, चले ठीक है आपने निकाल दिया, बड़े अच्छे थे आप, ऑपरेशन थिएटर भी आपने रखा था और सारी आपने केयर की, लेकिन बेबी बाहर आया और उसकी बुरी हालत थी, सांस नहीं ले रहा, उसने रोया भी नहीं है, अभी लग रहा है बच्चा मर जाएगा। तो क्या होना चाहिए, एक बहुत अच्छा आपके पास जो है वो ट्रेंड होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि वो न्यूनेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो उसकी रिससिटेशन कर सके, उसके पता हो कि बेबी को कैसे सर्वाइव करना है। ऑब्वियसली इतना अच्छा सेटअप होगा तो ये सब कुछ होगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर यही होता है पाकिस्तान जैसे जगहों पे कि अगर बेबी का मसला है तो यू नो दैट सी सेक्शन ही करते होते हैं। तो ये सारे मसले होते हैं। सेफ्टी क्राइटेरिया में हमने यही पढ़ा कि एब्डोमिनल और विजाइनल एग्जामिनेशन में आपने क्या चेक करना है, मदर के लिए हमारा क्या है, और प्रिपरेशन ऑफ स्टाफ में आपका जो है वो सारा क्या होना चाहिए। फिर एक पॉइंट आप माइंड में रख लें कि जो हमारी बेबी की अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो वो नॉर्मल डिलीवर होगा, मुश्किल नहीं, हाइपर एक्सटेंडेड है ना, हाइपर एक्सटेंडेड है ऑलमोस्ट, हाँ हाइपर एक्सटेंडेड है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी उसकी नहीं होती फेस प्रेजेंटेशन की। और फेस प्रेजेंटेशन में और ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन में, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में, हम फेस प्रेजेंटेशन में इन तीन चीज़ों में हम फॉरसेप्स डिलीवरी कर सकते हैं। और अगर बेबी जो है वो ऑक्सीपिटो इंटीरियर में है या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में है और ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स में है, ये डिफरेंस याद रखें। ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो दोनों कॉमन है ये, लेकिन फेस और ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स दीज आर डिफरेंस। ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स होगा बेबी के लिए जो है वो कौन सी डिलीवरी करवाएंगे, वैक्यूम डिलीवरी। अगर बेबी जो है फेस प्रेजेंटेशन है तो फॉरसेप्स, एफ फॉर फॉरसेप्स, एफ फॉर फॉरसेप्स एंड एफ फॉर फेस डिलीवरी। सो ये आपको पता होना चाहिए कि अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया ना वही उसकी अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब फॉर एग्जांपल बेबी की इंगेजमेंट ही नहीं हुई, स्टेशन का मैंने आपको बता दिया, स्टेशन से पता चलता है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से पता चलता है। बेबी की इंगेजमेंट नहीं हुई, नहीं करनी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। जेस्टेशन लेस दैन 34 वीक्स, नहीं करनी, बिकॉज रिस्क ऑफ स्फेनोहेमाटोमा, इंट्राक्रेनियल हैमरेज, हम देखेंगे आगे कॉम्प्लिकेशंस में। फेस और ब्रीच प्रेजेंटेशन, हमें अपनी बात की कि फेस प्रेजेंटेशन में फॉरसेप्स डिलीवरी कर सकते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उसमें भी ऑब्वियसली हम जो है वो सी सेक्शन की तरफ ही जाते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए भी आपके पास 3 आ जाते हैं कि ऑप्शंस आ जाते हैं कि अगर वो जो है मैंने आपको बताया हुआ ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। देन सर्विक्स नॉट फुली डायलेटेड, तो सर्विक्स डायलेटेड ही नहीं है, मेम्ब्रेन्स रप्चर ही नहीं है, बेबी इंगेज ही नहीं है, और जो है जेस्टेशन लेस दैन 34 वीक्स है, तो आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं करेंगे।
सो नेक्स्ट आता है कि चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब जो चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब आपने अब डिसाइड करना है कि मैंने बेबी के लिए कौन सी जो है ना इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी चूज़ करनी है। सो उसके लिए ये है कि आपके पास फॉरसेप्स डिलीवरी, वेंडर्स डिलीवरी, आपको पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट के क्या ख़तरे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के क्या ख़तरे हैं, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, इस पोजीशन में मैं कौन सा यूज़ करूँगा। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट से।